और इसकी जो बेसिक्स है वो शुरू होती हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। सॉलिड, किसी मटेरियल को हम सॉलिड कब कहते हैं? सीधी सी परिभाषा होती है कि वो मटेरियल्स जिन पे अगर हम एक नेचुरल तरीके से, बहुत ही लार्ज नहीं, एक नॉर्मल तरीके से अगर हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज ना करें, देन it is called a solid. So every solid is consist of atom and atoms are consist of molecules. हैवी एटम्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, रेडियाई उनकी ज्यादा होती है। तो आप एक जनरल सा पिक्चर ये देखते हो कि हमारे पास एटम्स हैं और इन एटमों के बीच में एक रिलेटिवली कांस्टेंट डिस्टेंस बनी हुई है। अगर आप बाहर से फोर्स लगाते भी हो तो भी इनके बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है इसमें कोई बहुत चेंज नहीं आता है। सो हम कहते हैं कि हमारा ये सॉलिड है। ये जो आयंस, ये जो एटम्स होते हैं, दे आर हैवी इन साइज, मतलब लार्ज एटॉमिक रेडियाई के होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है नॉर्मली वो लूज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं यहाँ से और छूट करके पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमते रहते हैं। जैसा कि दूसरा डायग्राम हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, इस दूसरे डायग्राम में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे एटम्स जो कि अरेंज थे, नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द आयंस बिकॉज दे लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। और ये आयंस अपनी जगह पर फिक्स हैं, या कह लो कि थर्मल एनर्जी की वजह से ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। और इस तरह के वाइब्रेशन को हमने ऑलरेडी कहा था लैटिस वाइब्रेशन। सो दीज आर दी लैटिस वाइब्रेशन। सो वी हैव वाइब्रेटिंग आयंस एंड इन वाइब्रेटिंग आयन के बीच से ये इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं। ये पूरा व्यवहार इलेक्ट्रॉनों का लगभग लगभग वैसा ही होता है जैसा कि गैस चैम्बर के अंदर गैस का होता है। तो इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री मानते हैं और एक मॉडल डेवलप किया गया ड्रूड के द्वारा जिसको कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं। ये उस समय की बात है, ये ड्रूड मॉडल, जिस समय हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थी। तो हमारे पास जो सबसे 1890 1895 और 1900 की बात है, वही 5-10 साल जो थे 1900 की शुरुआत के। तो लोगों को उस समय सबसे पॉपुलर, सबसे सक्सेसफुल थ्योरी जो उनके पास थी वो थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की काइनेटिक गैस थ्योरी, जिसमें कि एटम के कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया गया था। तो ड्रूड ने उसी मॉडल को अडॉप्ट किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया लाइक अ गैस। फ्री नेचर थे इलेक्ट्रॉनों के माने गए, तो इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं। अब फ्री का मतलब जो होता है हमारे पास फिजिक्स में, तो फ्री मींस अ सिस्टम जिसकी खुद की कोई पोटेंशियल एनर्जी ना हो। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसी कोई एनर्जी ना हो जो उस ऑब्जेक्ट को एक खास तरह के पोजीशन में बाउंड करे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो किसी खास स्थिति में ना लाए ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा यही होती है, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। और पोजीशन ऑफ द सिस्टम में लाने के लिए उस पर आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी कोई ऑब्जेक्ट एक खास पोजीशन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो उसकी कोई पोजीशन नहीं होगी, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, यानी उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट विल नेवर इन रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में हम क्या मानते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट विल नेवर बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्योंकि जैसे वो रेस्ट में आया इसका मतलब उसकी एक खास स्थिति आ गई, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जीरो मानने वाला कंसेप्ट हमारा वहां पर वायलेट हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि फ्री का मतलब होता है फिजिक्स में जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, और ऐसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी ही उसकी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। अब यही माना गया है कि नो पोटेंशियल सो द इलेक्ट्रॉन इज फ्री, सो दिस इज द व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये जो ड्रूड ने सब कुछ माना, उसको उसकी हेल्प से उन्होंने
कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी उन्होंने, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी, ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, तो आप कहोगे कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने कुछ शुरुआती सक्सेस उसको मिल गई। लेकिन फिजिक्स लगातार 1900 से, वो एक ऐसा फिजिक्स का समय था 1900 से लेकर के आप मान सकते हो 1950 तक का समय, ये 50 साल ऐसा समय था जब फिजिक्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है। फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी हो गई, फिजिक्स को रिलेटिविटी की जानकारी हो गई, दोनों को मिला करके रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स की जानकारी हो गई। इसमें बड़ा नाम था डिराक, क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग थे, श्रोडिंगर थे, और इन सबको लीड कर रहे थे आइंस्टीन, इन सबके मोटिवेशन आइंस्टीन थे। तो ये जो समय था 1955 में आइंस्टीन खत्म हो गए, उनका 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 देहांत हो गया। तो ये जो पूरा समय था प्लांक के पेपर से शुरू होकर के और ये 1950 के लगभग का, ये द गोल्डन पीरियड ऑफ द फिजिक्स। बहुत जितना भी हमने देखा है, बहुत कुछ है जो इस तरह डेवलप हुआ। तो जब ड्रूड भी इसी समय काम कर रहे थे, तो ड्रूड का जो मॉडल था वो बहुत जल्दी रिप्लेस हो गया एक बेटर मॉडल से। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि पाउली ने सजेस्ट किया है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक खास तरह का बिहेवियर होता है कि वो क्वांटम स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक स्टेट में एक जैसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। दिस इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ऐसे कुछ नए नए नियम आने शुरू हो गए। तो सोमरफील्ड ने एक मॉडल डेवलप किया कि इलेक्ट्रॉन तो एक क्वांटम पार्टिकल है। क्वांटम पार्टिकल होने का मतलब है वो नॉर्मल गैस की तरह बिहेवियर नहीं करता, उसके अपने खुद के कुछ बिहेवियर है। वो पाउली प्रिंसिपल फॉलो करता है। गैस मॉलिक्यूल पाउली प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन पार्टिकल ही पाउली प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और पाउली प्रिंसिपल अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक सब प्रिंसिपल है। सो इसका मतलब ड्रूड ने जो ये क्वांटम बिहेवियर नहीं समझा, उसने पाउली प्रिंसिपल नहीं इंक्लूड किया, तो इसकी वजह से उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड जगहों पर एप्लीकेबल होंगे, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो उसके बाद फिर सोमरफील्ड ने एक मॉडल डेवलप किया, और उस मॉडल में उन्होंने माना कि मान लो हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वो किसी आप मान सकते हो कि किसी बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है। तो सपोज द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन अ बॉक्स, दिस इज द 3 डायमेंशनल बॉक्स, और हमारा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों तरफ मूव कर सकता है, बट हमने उसको मान लो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ किया। तो ये सोमरफील्ड का मॉडल था। तो हम लोगों ने बात किया कि ड्रूड मॉडल पार्सली सक्सेसफुल रहा, बट लेटर ऑन उसमें कुछ दिक्कतें आ गई। फिर सोमरफील्ड ने एक बेटर मॉडल दिया। तो आज हम आपको बताएंगे सोमरफील्ड का जो मॉडल था, जो उन्होंने मॉडिफाई किया था ड्रूड मॉडल में, जो मॉडिफिकेशन डाला था। सोमरफील्ड ने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को क्वांटम मैकेनिकली समझने के लिए क्या इस्तेमाल किया? श्रोडिंगर इक्वेशन। उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज किया। अब एक चीज ऐसी है जो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये मालूम होनी चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स में ये होता है, जहां हम मानते हैं कि सपोज हमारे पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स तो है हमारे पास इस तरह का 3 डायमेंशनल बॉक्स, दिस इज द एक्चुअल बॉक्स। But what we are considering is that the electron is free to move. मान लो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बनाए, so this electron is free to move only along the x-axis. This is the x-axis. It is not. It is never having any component along y or along z. तो ये सारी चीजें restricted है, हमने simplicity के लिए सिर्फ x में किया। तो अगर आप ऐसा करोगे, देन आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन लिख सकते हो कि d2 साई अपॉन dx स्क्वायर 2m h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज साई? साई इज द वेव फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, उसकी मोशन को, उसके बिहेवियर को समझाने के लिए हम एक वेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो वी हैव यूज अ वेव फंक्शन साई। ओके, तो दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल तो जहां रहता है इलेक्ट्रॉन वहां फ्री होता है, और फ्री का मतलब अभी मैंने बताया कि वहां उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो इस श्रोडिंगर इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको v0 मानना पड़ेगा।
तो अगर v0 मान लोगे देन यू विल गेट इक्वेशन d2 psi बाई dx स्क्वायर 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर, दिस इज h क्रॉस psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, आपने एनर्जी जो पार्टिकल को दी है वो उसके पास है, मान लो वो कंज्यूम नहीं हो रही है, कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम के स्क्वायर डिफाइन करेंगे 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सो हमारे पास ऐसा करने से अब आ जाएगा d2 साई बाई dx स्क्वायर के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोगों ने एक छोटे से कॉम्पैक्ट इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अपने फ्री पार्टिकल के अजम्पशन को मान करके और बाकी चीजों को देख करके। Now this is a second order homogeneous differential equation. You all are aware that कोई भी homogeneous equation है तो उसको हम इस तरह की auxiliary equation में convert कर लेते हैं। होपफुली आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, याद होगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि हम इसको एक auxiliary equation में convert कर दे रहे हैं। अब यहाँ से रूट निकालोगे तो इसके रूट आएंगे प्लस माइनस आई के, है ना, ये आई है यहाँ पर, इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस के स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस आई के। तो ये रूट कैसे हैं, ये रूट हमारे इमेजिनरी हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, अल्फा आई बीटा होता है, मान लो कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे अल्फा 0 है, सिर्फ बीटा की जगह पे के है। अगर इस तरह का सोल्यूशन होता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी कहती है, इसको यहाँ ढक दो इसी पे किसी कागज से। डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स की ये थ्योरी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में हम इस इक्वेशन नंबर 1 का जो सोल्यूशन लिखेंगे, that solution will have only the complementary function, not the particular integral. Again, I hope you are aware about this terminology. Particular integral क्या होता है, complementary functions क्या होते हैं। So ये हो जाएगा psi is equal to a sin kx plus b cos kx. Now this is the solution of equation number 1 as suggested by the mathematics. Now where a and b are what? A and b are the constant. A and b are the constant. अब अगर a और b कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। और फिर एक चीज जो मैथमेटिक्स से आपको आनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है then we can calculate these constant by using the appropriate boundary condition. हम इन कॉन्स्टेंट्स को बिना बाउंड्री कंडीशन की जानकारी के नहीं निकाल सकते। अब ये बाउंड्री कंडीशन बड़ा फैंसी सा नाम होता है। असल में बाउंड्री कंडीशन निकालने का मतलब होता है, इसको एक और बेहतर नाम है इसका, दैट इज द इनिशियल कंडीशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल? इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है हमारे जो भी लिमिटेशन है, हमारे एक्सपेरिमेंट की जो भी हमने कंसिडर किया है, जरा हम उसके लिमिटेशंस को देखें। तो हमारा कंसिडरेशन क्या है, एक बॉक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मान लो बॉक्स की लंबाई 0 से लेकर के a तक है। सपोज इस बॉक्स की जो ये लेंथ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये a सेंटीमीटर, a माइक्रोमीटर, कुछ भी आप ले लो, a है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ट्रैप है। अच्छा, ट्रैप होने का मतलब क्या होता है? अगर आप कह रहे हो कोई व्यक्ति चार दीवारी के अंदर घिरा हुआ है, इसका मतलब है वो उस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा, वो उस दीवार को ब्रेक करके दूसरी तरफ नहीं जा सकता, तभी तो आप उसको ट्रैप कहोगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये दो दीवारें इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करे हैं तो कैसे करे होंगे? आप सोचें, जरा फिजिकली सोचें कि ये इलेक्ट्रॉन इन दीवारों पे ट्रैप कैसे होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता घूमता जाए और इस दीवार के आयन से चिपक जाए? भाई दीवार भी तो आयनों से मिलकर बनी होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव आयन तो वहां होगा ही, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे जाके चिपक सकता है। अगर चिपक जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो जो फ्री वाला हमने कॉन्सेप्ट मान रखा है वो खत्म हो जाएगा। तो सोचो जरा इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा होगा जब ये दो दीवारों के बीच में ट्रैप है। तो हो ये रहा है कि यहाँ पर भी हमने एक बहुत छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल ले रखा है, यहाँ भी एक बहुत छोटा सा नेगेटिव पोटेंशियल ले रखा है। इससे होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन चलते चलते दीवारों की तरफ अप्रोच करता है तो इन दोनों के बीच की दूरी घटती है, इलेक्ट्रॉन और दीवार के बीच की दूरी घटती है। और जब दूरी घटेगी तो उनके बीच का जो कूलम्बिक रिपल्सन है वो बढ़ेगा।
एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बिना टक्कर करे वापस लौट आएगा। इसको जूम करके अगर हम देखें तो ऐसा होगा कि दीवार है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इस दीवार का रिपल्सन और इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मैक्सिमम होगा और ये इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर करे वापस लौट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस दीवार को कभी टच ही नहीं करेगा, कि टच करने का मतलब है उस समय दीवार और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, और उस समय F जो होगा 1/r² होता है कूलम के नियम के हिसाब से। तो R 0 होने का मतलब F की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट होने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से लौट जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी दीवार पर, यानी दीवार की वैल्यू क्या थी, x बराबर 0 पे दीवार थी, तो x बराबर 0 इस दीवार को इलेक्ट्रॉन कभी टच नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टच करेगा तो इस दीवार पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 0। वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप p निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो अगर हम इस दीवार पे जाएं, देखें, तो इस दीवार को इलेक्ट्रॉन ने कभी टच नहीं किया, यानी इस दीवार पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा 0 होगी। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या निकली कि x बराबर 0 पर वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा x में, जब वो दूसरे दीवार के पास पहुंचेगा तो वहां भी बिना टक्कर करके ही वापस लौटेगा, क्योंकि इस दीवार पर भी निगेटिव पोटेंशियल दिया है। तो यहाँ पर भी यही होगा, दीवार है, इलेक्ट्रॉन जाएगा और बिना टक्कर करे वहां से लौट जाएगा, क्योंकि इस दीवार को टच करेगा तो उस समय फोर्स इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट रिपल्सिव फोर्स होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन वहां से लौट जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट रिपल्सिव फोर्स का मतलब है जितना फोर्स लगाओ उतना कम। तो इसका मतलब x इजिकल टू ए वैल्यू पर, ये जो दीवार है ये x इजिकल टू ए पर है, x इजिकल टू ए वैल्यू पर भी वेव फंक्शन 0 होगा, मतलब पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 0 होगी। तो ये जो दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों को हम अपने इस प्रयोग की या अपने इस कंसिडरेशन की बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज पर सप्लाई अप्लाई हो रही हैं। इनिशियल कंडीशन कहते हैं क्योंकि हमने बॉक्स को बनाया ही इनिशियली ऐसे है। लिमिटेशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन लिमिटेशनों की वजह से ही बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता। अब क्या करोगे, अब बारी बारी से इन इक्वेशन को अपने सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पहले क्या काम करते हैं, सपोज हमने लिया कि कंडीशन नंबर 1, लेट अस कंसीडर कंडीशन 1 यानी दिस कंडीशन एंड इक्वेशन 2, कंडीशन 1 इक्वेशन 2। तो देखो भाई साई 0 है, a साइन k इंटू 0, b कॉस k इंटू 0, तो ये हो जाएगा a साइन 0 प्लस b कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो यहां से आ गया b बराबर 0। तो भाई हमने ये पता किया कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो दो कांस्टेंट इस्तेमाल किए हैं उसमें से एक कांस्टेंट तो बेमतलब में यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम अपने इक्वेशन नंबर 2 में से b वाले टर्म को हटा सकते हैं, क्योंकि b तो खुद ही 0 है। अब अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 10 a इज इक्वल टू 10 साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। भाई b हट गया तो यही बचा। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि साई बराबर 0 होगा अगर a साइन के a, अगर x की वैल्यू a रखोगे, देखो हमने लिखा है ऊपर, एक बार फिर से दिखा दें आपको, देखो इक्वेशन, x की वैल्यू a रखोगे तो भी साई 0 है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर आपने x की वैल्यू को a रख दिया और साई को 0 कर दिया, तो ये आ गया a साइन के a बराबर 0। अब दो टर्म है, एक a है एक साइन k है, दो टर्म का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो दोनों टर्म 0 है या दोनों में से कोई एक टर्म 0 है। a को हम 0 नहीं मान रहे भाई, अगर a 0 होता तो पिछली बार ही निकल के आ गया होता a 0, और अगर a भी 0 हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में a समथिंग था b समथिंग था, एक टेस्ट में पता चला b 0 है,
अब बचा ए, अगर ए भी 0 मान लोगे तो सोल्यूशन हमारा 0 हो जाएगा, यानी कोई सोल्यूशन कहीं नहीं रहा, तो ट्राइवल सोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो ए को हम 0 नहीं मान सकते, फिर सोल्यूशन ही खत्म हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, साइन के ए बराबर 0। अब साइन 0 कब कब होता है, तो जब साइन n टाइम पाई होता है, यानी n की वैल्यू आप ले लो n0 ना लो, n0 ना लो, n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4, ये सब सारी वैल्यू लोगे तो तुम्हारे पास के साइन के ए हमेशा राइट साइड में 0 होगा। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो के ए बराबर एन पाई हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाई ए। ठीक है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। के उससे पहले हमने क्या माना था, देखो भाई कहाँ गया के ये है, देखो के ये है के हमारे पास, और अब हम कह रहे हैं के इज एन पाई बाई ए। तो अब इन दोनों को हमको यूज करना है, के की दोनों वैल्यूज को हमें यूज करना है, चलिए यूज कर लेते हैं। तो यहां से हम लिख पाएंगे, देखें के की वैल्यू हो जाएगी 2m बाई एच क्रॉस का स्क्वायर, और ये के स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि के स्क्वायर बराबर था 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर, तो आपने के की वैल्यू ये उठा के रख दी, ये हो गया। अब क्या कुछ कैंसिल होगा, नहीं 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 नहीं, तो ई बराबर हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m ए स्क्वायर। दो, ये देखो, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, इधर चला गया। अब चूंकि n का रोल आ रहा है तो यहां भी हम n लिख देते हैं। ये इक्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है, क्या सजेस्ट कर रही है कि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी उसी हिसाब से जो एनर्जी है वो भी चेंज होगी। ठीक है, E की वैल्यू चेंज होगी तो एनर्जी भी चेंज होगी। अब क्या होगा, अब n की अगर मान लो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, इस सब की वैल्यू को हम मान लें, कुछ मान लें, कुछ क्या मान लें, कुछ मान लें x है, कोई x नंबर आएगा, तो यहाँ ई एन बराबर क्या कह रहा है, ई एन बराबर एन स्क्वायर एक्स, मतलब n बराबर 1 रखोगे तो e की वैल्यू आएगी x, n बराबर 2 रखोगे तो e की वैल्यू आएगी 4x, e बराबर 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9x, 9x, 4 रखोगे तो e की वैल्यू आएगी 16x, और ऐसे ही आगे। तो जो पार्टिकल ट्रैप है, इसका फिजिकल मतलब समझ रहे होगे आप, इसका फिजिकल मतलब क्या निकल के आता है कि जो पार्टिकल ट्रैप है, कहाँ ट्रैप है, बॉक्स के अंदर, उसकी जो चाहे वो एनर्जी नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी के ऊपर भी कुछ शर्तें हैं। तो वो जो पार्टिकल ट्रैप है वो या तो एक्स अमाउंट की एनर्जी रखेगा या 4x अमाउंट की एनर्जी रखेगा। तो उसकी एनर्जी की शर्त क्या है, x होगी, 4x होगी, 5x 9x होगी, 16x होगा, और इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। आप सोचे 4.5 नॉट अलाउड, 9.2 नॉट अलाउड, 5.5 नॉट अलाउड, 6.9 नॉट अलाउड, इस तरह की ये सब रैंडम वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ओनली x, 4x, 9x, 16x। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वांटाइजेशन, इसी को हम नाम देते हैं क्वांटाइजेशन। और इसी की वजह से इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उनको हम क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम कहते हैं, क्वांटम प्रॉब्लम ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज रिलेटेड विद द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसने अपने लिए कुछ बिल्कुल सख्त नियम तय कर रखे हैं, एनर्जी हम इसी हिसाब से चेंज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम भी हम एक खास तरह से चेंज करेंगे, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटाइजेशन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं,
रिस्ट्रिक्टेड रूल्स का यूज करके जो सिस्टम काम करते हैं उनको हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और ऐसे सिस्टम की जो मैकेनिक्स होती है, जो मैथमेटिक्स होती है, वो भी अपने आप में बिल्कुल यूनिक किस्म की होती है। ओके, सो अब हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स में जब कोई पार्टिकल घूमता है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m a²। अब देखो, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि एच क्रॉस बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई, तो इसका मतलब है एच क्रॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4, 4 पाई²। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा? तो ई एन बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a, और ये हो गया एच स्क्वायर बाई 4 पाई²। तो क्या हो गया, क्या हो गया? पाई और पाई स्क्वायर कट गया, तो ये बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m a²। ये भी एक तरह का है भाई, हम एच क्रॉस के टर्म में ना लिख करके एच के टर्म में लिख रहे हैं, हमारी मर्जी, हमने लिख दिया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि तब क्या होगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन तीनों दिशाओं में चलने के लिए फ्री हो जाए। मतलब वो सिर्फ एक्स में ही ना मूव करे, वो वाई में भी मूव कर सके, वो जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सके, और उसका एक्स मूवमेंट भी उसके पास हो। तो अब हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं। ऑल्दो हम एक मैथमेटिक्स, रिगरस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस रिगरस मैथमेटिक्स के बाद भी हम जो कंक्लूजन पाएंगे उसको हम सीधे इंट्यूशन के बेसिस पर भी लिख सकते हैं। सपोज आप लिखोगे ई एन कब आया था? जब एक्स डायरेक्शन थी। अब आपके पास एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे ई एन एक्स, ई एन वाई, ई एन जेड, और फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8m a² एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। देख रहे हो क्या अंतर आया बच्चों? क्या अंतर आया दोनों में? आपने सिर्फ एक एन इस्तेमाल किया था, पहले एक्स था तो एक डायरेक्शन थी तो एक एन आ गया था। अब की बार अगर हमारे पास तीन डायरेक्शंस हैं तो हमारे पास तीन तरह के एन आ जाएंगे। तो अब हम ऐसा लिखें, अब हम लिखें कि एन स्क्वायर बराबर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो हमारा थ्री डायमेंशन केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा एन एक्स एन वाई एन जेड, वो हो जाएगा एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 8m a²। देखो, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अंतर है, ये दोनों फॉर्मूलों में अंतर है। ये फॉर्मूला वन डायमेंशन के लिए है, ये फॉर्मूला थ्री डायमेंशन के लिए है। यहाँ एन के अंदर वो थ्री डायमेंशन की बात ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक चीज आपने सीखी। थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए जो क्वांटाइज कंडीशन होती है वो क्या होती है? उसमें एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर और एन जेड स्क्वायर का रोल भली भांति आ जाता है। चलो बच्चों, अब एक और अच्छी सी चीज हमें समझनी है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट। अच्छा, डेंसिटी ऑफ स्टेट समझने से पहले एक बात समझो, एक सामान्य सा उदाहरण समझो। मान लो एक हॉस्पिटल है, बहुत सुनते हैं आजकल हम लोग हॉस्पिटल के बारे में, भगवान ना करे किसी को वहां जाना पड़े। मान लो एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के अंदर हमें मालूम है 100 बेड्स हैं। सो वी हैव अ हॉस्पिटल and we know that the hospital have 100 beds. Now tell me कि इसके अंदर कितने पेशेंट होंगे? So we have a hospital, we have a knowledge of number of bed, लेकिन अब हम इसके अंदर कितने मरीज हैं ये हमसे पूछा गया है, तो हम कैसे बताएं? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप कहोगे कि हो सकता है हॉस्पिटल भरा हो तो 100 बेड पे 100 मरीज होंगे, लेकिन किसने कहा कि हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है? हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर आधे बेड भरे हों। अगर आधे बेड भरे हैं तो भाई 50 मरीज हैं, 100 का आधा। लेकिन जब हमने ये कहा
कि हॉस्पिटल आधा भरा है, चलो ये भी बता दिया कि भाई हमारा हॉस्पिटल आधा भरा हुआ है, तो फिर हमने मन ही मन सोच लिया कि एक बेड पे एक पेशेंट होगा, तो इसलिए इस हिसाब से आधा भरा बेड मतलब 50 मरीज होंगे। लेकिन इस पे भी कोई नियम नहीं है। जैसे एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, रेलगाड़ी कहीं पलट गई, तो क्या होता है कि वहां के जो लोग होते हैं उन लोगों को, जो घायल है, उनको तुरंत लेकर के बगल के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां उनको पहुंचाते हैं, उनका इलाज हो सके। अब वहां मैनेजमेंट ये नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं एक बेड पे एक ही व्यक्ति होगा। अगर बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए हैं और उनको रेफर करने में थोड़ा दिक्कत है, तो लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे भी हैं, बेड पे भी हैं, एक बेड पे दो लोग भी कभी कभार, छोटे बच्चों के केस में दो लोग भी आ गए। तो मान लो प्रशासन, जैसे अब कोरोना है तो कोरोना काल में प्रशासन ने कहा कि एक बेड छोड़ करके हम पेशेंट भर्ती करेंगे, मतलब एक पेशेंट के बाद अगला बेड छूटेगा, फिर अगला पेशेंट होगा। तो जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का रूल बनाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या बना सकता है? 1 पेशेंट पर बेड, या 1 पेशेंट पर 2 बेड, कि 2 बेड एक को छोड़ के एक पे एक पेशेंट रहेगा, या 2 पेशेंट पर बेड के रूल बना सकता है इमरजेंसी सिचुएशन के आधार पर। आप सोचो बच्चों, खुद ही जरा इस बात को सोचो कि अगर किसी ने कह दिया कि हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड है, तो कितने मरीज होंगे? तो डाटा ही आपको नहीं पूरा बताया गया। हाँ, कोई आपको क्या बताए, हॉस्पिटल में 100 बेड है, रूल ये है कि 2 मरीज पर बेड रखे जाएंगे, और हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है। तो अब ये 3 चीजें जब आपको मिल जाएंगी एक साथ, तब आप बता पाओगे कि नंबर ऑफ पेशेंट वहां पर कितने हैं। Then you will able to tell. So what you need? You need how much beds are available, what is the instruction given by management, and what is the state of the hospital. तो इस हिसाब से 100 बेड, हर बेड पे 2 मरीज, और पूरा फुल भरा, यानी कि उस बेड में 200 मरीज। समझ पा रहे हो इस एग्जाम्पल को? अगर समझ पा रहे हो एग्जाम्पल को, तो अब इसी चीज को हम आगे बढ़ के बताते हैं कि अब हम जब किसी सिस्टम के अंदर बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से बटे हुए हैं, इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कितने बेड अवेलेबल है, तो हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जीई। ठीक है? और अब मान लो अब ऐसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल ये लखनऊ भर में एक ही हॉस्पिटल थोड़ी है। इस लखनऊ के एक हॉस्पिटल की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल है, उसमें से किसी एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल एक ऐसा है जो गोमती नगर में किसी चौराहे पे स्थित है, तो हमने अपनी स्टडी को लिमिटेड कर दिया। तो हम इसी तरह से किसी सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी बहुत कुछ हो सकती है, किसी की E1 होगी, किसी की E2 होगी। हम मान लो E6 से लेकर के E8 एनर्जी रेंज के बीच की बात कर रहे हैं, तो हमने एक DE का चुनाव कर लिया। हमने कहा भाई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, हमने एक रेंज दे दी। जैसे हमने लखनऊ के कई हॉस्पिटलों में से किसी एक हॉस्पिटल जो कि किसी एक लोकेशन पे चुना था, वहां बारे में बताया कि इसमें 100 बेड है और हर बेड पे 2 लोग बैठ सकते हैं, बताओ फुल हॉस्पिटल, बताओ कितने पेशेंट होंगे। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अपनी बात एक रेंज के अंदर डिफाइन करेंगे। तो डी इज द अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, जी इज द नंबर ऑफ बेड, डी इज द रेंज ऑफ द, मतलब एनर्जी, वो हॉस्पिटल की बात कर रहे हो। एंड देन वी हैव टू डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, लेट मी राइट इट, FE। देन वी हैव टू डिफाइन अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब ये 2 पेशेंट पर बेड, दिस इज दिस। GE इज द 100 बेड, दिस। इंटीग्रेट कर देंगे तो हम उसको कहेंगे कि फुल बेड है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी गेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन द होल लोकेशन, ये हमको मिल जाएगा। और अगर हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, तो हम क्या पाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन गिवन रेंज DE इज गिवन बाय FE GE DE। ये देखो, ये बड़ा बेहतरीन सा फॉर्मूला है।
देखने में बड़ा फैंसी लगता है, पता नहीं क्या लिख दिया FEGD, लेकिन लॉजिक इसका कितना सीधा है भाई। ये हॉस्पिटल वाला लॉजिक देखो, कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल से इससे एग्री हो जाएगा कि केवल ये बता देना 100 बेड का हॉस्पिटल है, बताओ वहां कितने पेशेंट है, हम नहीं बता पाएंगे जब तक हमें ये ना बताया जाए कि हॉस्पिटल आधा भरा है या पूरा भरा है, और उसमें पर बेड पे मरीजों को रखने का नियम क्या है। तो वो जो नियम है वो F है, जो बेड की संख्या है वो DE है, जो नंबर ऑफ पेशेंट है वो DE है। क्योंकि आप एक खास एनर्जी रेंज की बात कर रहे हो तो DE है, अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो DE इंटीग्रेशन से खत्म हो जाएगा, देन यू विल गेट टोटल नंबर। अब ये जो FE है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक FE जो होता है दैट इज कॉल्ड द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा जो होता है वो होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं जिसकी हिसाब से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो आप सोच लो कि हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के पास 3 ही चॉइस है, या तो वो एक बेड पे 1 लोग को रखें, या एक बेड पे 2 लोग को रखें, या एक एक बेड छोड़ के रखें। तो ये 3 तरह के स्टेटिस्टिक्स हैं। तो हमारे केस में, इलेक्ट्रॉन केस में कौन सी स्टेटिस्टिक्स फॉलो होती है? फर्मी डिराक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मी डिराक को फॉलो करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स और हाफ स्पिन पार्टिकल को हम फर्मियॉन्स भी कहते हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस फर्मियॉन्स। ठीक है बच्चों, तो ये आज हम लोग अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ये नोट्स मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, ये इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, आप इसको देख सकते हैं। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो देखिए, फिर मैं आपको और भी जो भी मेरे पास मटेरियल होगा वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिए।